अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं 5 AK ब्रिगेड से मुजफ्फराबाद से अपनी पलटन में कैसे वापस आया। वो ज़ाहिर है बड़ा कठिन रहा मामला। मेरा वापस आना बड़ा एक मौजज़ा ही था, वरना जिस तरह के मामलात बन गए थे पता नहीं क्या होता। लेकिन अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह ने मुझे बहुत सारी जगहों पे इस तरह बचाया जैसे आम मुहावरा है ना, मक्खन से बाल निकालना। और लेकिन मैं दोबारा अब कश्मीर में आ गया क्योंकि मेरी पलटन जो है उन दिनों में भिम्बर साइड पे, भिम्बर से आगे आप जाएं ना 20-25-30 मील तो समानी वैली आती है, समानी वादी। तो मेरी पलटन जो है उन दिनों समानी वादी का दफा कर रही थी। और मैं अब वाक़तन फिर से शहादत की जस्तजू और तलाश में कश्मीर आ पहुंचा था। और पलटन से मोहब्बत जो है वो तो लाफानी थी मेरे लिए। और पलटन बागसर किले से लेके तो आगे वैली से आगे खंजर और रीछ पहाड़ तो है मकबूजा कश्मीर में था। खंजर पहाड़ उसके बिलमुकाबिल हमारे पास था। और इसी तरह पीछे जंगल में और पहाड़ों में हमारी कई पोस्टें थीं। तो बागसर वो किला है जो जिस पे हमारा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा था। तो बागसर वो है जहाँ पे कश्मीर से वापसी पे नूरजहां ने जहांगीर की अंतड़ियाँ दफन की थी और उसके बदन को हनूत किया था ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि बागसर से जब नीचे उतरते भिम्बर की तरफ तो गर्मी होनी थी। तो अब यहाँ पे ये था कि मैं शब रोज़ कभी बंदूक उठाए, कभी छड़ी उठाए, कभी उस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे विज़िट पे जाया करता था। और एक दिन कई वाक़यात ऐसे हुए जिनमें मेरी ज़िंदगी जो है ना, मैं बच गया, लेकिन बड़ा एक मौजज़ा सा ही हुआ कि एक दिन मैं बागसर पहाड़ से उतर रहा था रात को, मेरे ख्याल है 9 बजे करीब, 10 बजे करीब। ऊपर मैस था और वहाँ खाना वाना खाया और गपशप लगाई। तो मैं तो अकेला था, नीचे वादी में मेरी पोस्ट थी, कंपनी हेडक्वार्टर। तो जब मैं नीचे आ रहा था तो मैं बिल्कुल अकेला था। ये भी गलत ही था, लेकिन लोग डांटते भी रहते थे सीनियर्स, लेकिन मैं बस एंजॉय करता था। तो मैं अकेला आ रहा था, पहाड़ से उतर रहा था, तो अंधेरा भी था। और अचानक मैं फ़ौरन एक खाई में जा गिरा और खाई में सूअरों का एक पूरा रेवड़ जो है ना वो आराम कर रहा था। तो जब मैं उनके ऊपर जाके गिरा हूँ तो वो बड़ी भागदड़ में, हड़बोंग में भागे और बड़ा शोर मचा और आवाज़ें उठी और निकले और मैं अकेला रह गया। अब अगर दिन का टाइम होता तो मेरी चीर फाड़ हो जाती, लेकिन रात को मैं उनके बिल्कुल ऐन ऊपर गिरा हूँ जाके, तो अल्लाह ताला ने देखे मुझे कैसे बचा लिया। फिर एक बार और हुआ कि मैं समानी वैली की तरफ एक और पोस्ट पे जा रहा था। तो उस दिन भी मेरे पास सिर्फ एक स्टिक की थी। तो मैं एक पहाड़ से जब मैंने टर्न लिया, जो ही मैंने टर्न लिया तो सामने एक बहुत बड़ा अजधा मौजूद था। मुझे देखते ही वो डकराया और उसकी आवाज़ इस तरह आई जैसे कोई कट्टा या भैंसा बोलता है। और मैं एकदम ठिठक के पीछे हुआ, लेकिन करना खुदा का क्या हुआ कि उसी लम्हे ज़रा अजदे ने थोड़ा सा मूव किया इस तरह, तेज़ी तो नहीं थी उसमें, ऐसे उसने थोड़ा सा गर्दन आगे की मेरी तरफ। तो उसी वक्त ऊपर से एक चट्टान गिरी और उसके मुंह पे और सर पे आके लगी। और ज़ाहिर है वो तो इस काबिल नहीं रहा उसके बाद, तो मैं पीछे भाग गया। अब एक और वाक़या ऐसा हुआ कि मैं दिन के वक्त एक जंगल से गुज़र रहा था, स्टेन गन मेरे कंधे पे थी। तो मैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जा रहा था, तो अचानक घास, ऊंची ऊंची घास थी,
उसमें एक बिल्कुल गोल्ड रंग का, मैंने ज़िंदगी में इतनी गोल्डन चीज़ कोई नहीं देखी। मैं क्या कहूँ उसको कि 1000 किरात सोने जैसा एक सांप, कोई 1 फुट 1.5 ऐसे खड़ा हो गया मेरे सामने। ऐसा गोल्डन था कि ज़ाहिर जंगल में धूप तो नहीं लग रही थी, लेकिन कोई किरण, कोई शुआ पड़ रही थी ज़रूर, और इतना चमका कि मैं मशहूर होके रह गया। तो और फिर मैं खड़े का खड़ा रह गया, मैं हिलने के काबिल नहीं रहा। उसकी आंखों में मेरी आंखें पड़ी हुई थी। और फिर अचानक क्या हुआ कि कुछ शायद चीड़ का वो ग्रेनेड जिसको कहते हैं, चीड़ का फल जो होता है, वो ऊपर से नीचे गिरा और एकदम वो घास में गायब हो गया। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं। और उसके अलावा मिलिट्री ट्रायल्स और कोर्सेज और जंग और ये जंग और जदल और जजीरे और पता नहीं क्या क्या। तो मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकाल लिया। तो जितना शुक्र अदा करूँ उसका कम है। इस दौर में सिर्फ एक वाक़या मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि पलटन चूँकि महाज पे लगी हुई थी, लेकिन हमें ट्रेनिंग के लिए जाना था टिल्ला जोगियाँ, यहाँ पे रांझे ने अपने कान फड़वाए थे। और टिल्ला जोगियाँ के नीचे बहुत सारे एरिया है जो आर्मी अपने टैंकों की एक्सरसाइज करती है, तोपों की एक्सरसाइज करती है, पैदल फौज की एक्सरसाइज करती है। तो हम वहाँ गए। तो एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद ये वाक़या है 15 या 20 अप्रैल 1977 का। तो जब एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो ज़ाहिर 200-250 अफसर्स थे, पूरे डिवीज़न के अफसर्स इकट्ठे हुए थे। और जनरल शमसुर रहमान करलू हमारे GOC थे उस वक्त। तो जब एक्सरसाइज ख़त्म हुई तो जनरल FA चिश्ती, फैज़ अली चिश्ती, वो कोर कमांडर थे। वो हम सब खड़े हो गए, पहाड़ी पे बैठे हुए थे टेरेसेस पे। तो जनरल चिश्ती ने एड्रेस किया। मुल्क में उन दोनों बेचैनी थी, PNA की मूवमेंट चल रही थी और पुलिस की और आर्मी की का टकराव हो रहा था मुख्तलिफ जगहों पे। बल्कि लाहौर में तो 2 ब्रिगेडियर्स ने भी फायर करने से भी इनकार कर दिया था पब्लिक। हालांकि कई लोग मारे गए अनारकली में, फिर मुस्लिम मस्जिद के एरिए में कई शहादतें हुई। तो जनरल चिश्ती खड़े हुए और उन्होंने मुल्क की सिचुएशन पे बात करनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने कहा कि PNA वालों को तो हमने अरेस्ट किया हुआ है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रेस्ट हाउस में रखा हुआ है हमने कोहल्ला। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उनके दरमियान बातचीत हो और ये मसला हल हो जाए और मुल्क में बेचैनी जो है ख़त्म हो जाए। तो एंड पे आके उन्होंने सवाल किया कि अच्छा, इस सिचुएशन पे आपका कोई सवाल हो तो पूछें। अब जनरल चिश्ती बड़े क्या कहूँ, बड़े डाढ़े थे, लोग उनसे बड़े डरते थे, निचले रैंक्स में भी और ऊपर वाले रैंक्स में भी। और आप जानते हैं कि जनरल ज़िया तो उनको अपना मुर्शद कहा करते थे। तो जनरल चिश्ती ने 2 बार दोहराया कि इस पे किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। तो ज़ाहिर लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो कोई खड़ा ना हुआ। मेरे कर्नल पीछे बैठे हुए थे, SSG के थे कर्नल शौकत राजा। उन्होंने मुझे पीछे कंधे से पकड़ा और मुझे कहा कि तुमने नहीं सवाल करना। तो एनीवे आई गॉट अप। तो मैंने जनरल चिश्ती से पूछा कि सर, आपने इस वक्त मुल्क में 2 मुतारिब पार्टियां हैं, एक PNA वाले हैं और एक प्राइम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आपने एक ग्रुप को तो अरेस्ट कर दिया है, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ़्तार करेंगे? अब ये सवाल ऐसा होलनाक सवाल था कि मेरे पीछे मेरे ब्रिगेड कमांडर भी बैठे हुए थे, आलम जान मासूद, जो बाद में लाहौर के कोर कमांडर भी रहे। उन्होंने मेरी बेल्ट में हाथ डाल दिया। उन्होंने कहा, तुम ख्वार हो, तुम पश्तो में कोई मुझे डांट डपट की, तुम क्या कह रहे हो? तो खैर मैंने परवाह नहीं की और मैं खड़ा रहा। तो अब सारे ये तवक्को कर रहे थे कि इसने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की बात की है, तो जनरल चिश्ती शायद इसको ना अरेस्ट कर दें। तो जनरल चिश्ती आगे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि
मेरा नाम लेके कहा, पूछा नाम, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन आफ्ताब, दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, बट आई विल नॉट आंसर इट नाउ, उंगली का इशारा करते हुए, नॉट नाउ एंड नॉट हियर। अच्छा, इससे मैंने बाद में जब एनालिसिस किया, सोचा, तो मुझे ये समझ आ गई कि वो कह रहे हैं कि आज हम भुट्टो को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन कल हम उसे ज़रूर गिरफ्तार कर लेंगे। तो एक तो उसका ये हुआ कि 5 जुलाई से 15-20 दिन पहले ये पूरे एक डिवीज़न में ये बात फैल गई कि जनरल चिश्ती ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को आज हम अरेस्ट नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब आज नहीं हम देंगे, कल देंगे इसका जवाब। तो ज़ाहिर है ये सिविल इंटेलिजेंस को पता लगना चाहिए था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था कि जनरल चिश्ती ने क्या बात की है। अच्छा, उसके बाद फिर जनरल चिश्ती ने मिलिट्री सिचुएशन पे बात की और उन्होंने बड़ा बोस्ट किया कि मेरी कोर जो है दे आर एब्सोल्युटली फिट फॉर वार, और हम इंडियंस को कश्मीर में बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे हर जगह, और ज़रूरत पड़ी तो हम अंदर भी घुस जाएंगे। तो इस पे उन्होंने बाद में फिर पूछा कि अच्छा किसी का कोई सवाल, तो ज़ाहिर है लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, तो मैं फिर खड़ा हो गया और आलम जान मासूद, ब्रिगेडियर आलम जान ने फिर मुझे पीछे बेल्ट से खींचा और मरा तुम हमें मरवाओगे। यानी उसको अपनी फ़िक्र थी कि चूँकि मैं उसके ब्रिगेड का अफसर था, तो मैं खड़ा हो गया। तो जनरल चिश्ती ने कहा तुम्हारे अलावा कोई सवाल नहीं है किसी के पास। मैंने कहा सर होता तो कोई उठ खड़ा होता। तो कहने लगे हाँ बताओ क्या, व्हाट्स योर क्वेश्चन। तो मैंने कहा सर आप यू आर बोस्टिंग अबाउट योर कोर कि हम इक्विपमेंट के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से हम इंडियन से बहुत बेहतर हैं। आई डिनाई दैट, आई चैलेंज दैट। तो जनरल चिश्ती ज़ाहिर है वो थोड़ा सा बैक भी हो गए कि एक कप्तान की ज़रूरत है कि वो फैज़ अली चिश्ती को इस किस्म की बात करे। तो कहना हाउ डू यू से दैट। तो अब मेरे कर्नल ने मुझे बाद में बताया कि हमें यकीन हो गया था कि आज तुम यूनिट में वापस नहीं आओगे। तो जनरल ने पूछा हाउ डू यू से दैट। मैं खड़ा था। मैंने कहा सर बात ये है कि मेरी पलटन 750 लोगों की पलटन, जिसके पास 27 गाड़ियाँ ट्रक होने चाहिए, मेरी पलटन के पास सिर्फ एक गाज ट्रक है, और वो भी रशियन, और वो कभी इधर खड़ा होता है कभी उधर खड़ा होता है। और रशियन ट्रक को तो धक्का लगाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि रूस, ज़ाहिर है रूस ने 71 की लड़ाई में हमारे साथ दुश्मनी की थी। तो एक ट्रक है हमारे पास, हमारा राशन जो है बिम्बर में पड़ा होता है, हमारे देगचे जो हैं वो झंडी चौंतरा में पड़े होते हैं 20 मील आगे, और हमारा चूल्हे जो है ना वो खंजर पोस्ट पे पड़े होते हैं। तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पलटन एक ट्रक के साथ कैसे गुजारा कर सकती है। ना उसका राशन पहुंच सकता है, ना उसका फ्रेश पहुंच सकता है, ना ड्राई पहुंच सकता है, ना वो कुछ और यूनिफॉर्म्स उठा सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी कोर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ट्रेंड और सबसे वेल इक्विप्ड कोर है। ज़ाहिर है जनरल चिश्ती तो इस पर लाजवाब हो गए। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास एक छोटा सा ट्रक। तो वो जनरल कल्लू से मुखातब हुए, साथ बैठे थे, कल्लू मुस्कुरा रहे थे। कल्लू लाइक मी वेरी मच। कल्लू के बारे में बाद में बताऊंगा कि मैंने उन्होंने मेरे लिए क्या किया और मैंने उनके लिए क्या किया। तो जनरल कल्लू ने कहा जी ये दैट्स ए फैक्ट, और खड़े होकर जनरल कल्लू ने कहा कि आफ्ताब ठीक कह रहा है, ऐसा ही है। तो फिर जनरल चिश्ती ने कहा कि अच्छा कल आई विल बी सेंडिंग यू 2-3 टन ट्रक्स, तो जिसमें से एक तुम डेविड क्वार्टर के लिए रख लो और एक इस कप्तान के लिए रख लो जिसका ईमान कमज़ोर है। तो मैंने कहा सर ईमान कमज़ोर नहीं है, आप अपने एक बहुत बड़े हीरो को याद करें, नेपोलियन को। क्या नेपोलियन ने नहीं कहा था कि फ़ौज जो है वो अपने पेट पे, टमी पे मार्च करती है, तो भूखे लोग किधर लड़ सकते हैं। तो फिर जनरल चिश्ती मुस्कुराए। जनरल चिश्ती ने मेरे $1 मिलियन सवाल के जवाब में, और फिर मैंने जो उनकी कोर पे और उनकी कमांड पे तनकीद की थी उसके जवाब में
जनरल कल्लू को कहा कि कल मैं 3 टन ट्रक भेज रहा हूँ, और 3 टन सबसे बड़ा ट्रक है आर्मी में, तो वो नए मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, तो एक इस कप्तान को दे देना जिसका ईमान कमज़ोर है। क्योंकि जनरल चिश्ती ने पहले कहा था कि तुम्हें ट्रकों की गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, मोमन है तो वो तो बेतेग भी लड़ता है। उसके जवाब में मैंने कहा था जब पेट में कुछ नहीं होगा तो बेतेग मोमन कैसे लड़ेगा। तो बहरहाल वो अगले ही रोज़ मेरी पलटन को वो 3 टन ट्रक मिल गया, और पलटन पूरी में जश्न पैदा हो गया। और हमारा एक क्वार्टर मास्टर था कैप्टन फरमान, बाद में वो गिलगित का आईजी रिटायर हुआ। तो फरमान शरारती सा आदमी था, तो ज़ाहिर मैं ही उसे फ़ौज में लाया था एक लिहाज से। तो फरमान ने उसका नाम रख दिया आफ्ताब एक्सप्रेस। फिर वो ट्रक काफ़ी अरसा जो है ना आफ्ताब एक्सप्रेस के नाम से चलता रहा। तो ये बीच में शमशुररहमान कल्लू, जनरल कल्लू जो हमारे जीओसी थे, मैं उनके मुतल्लिक बात कर रहा था, क्योंकि इस वाक़े से और इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए थे जिनकी वजह से वो मेरे साथ बड़ा प्यार और कदर कीमत करते थे मेरी। फिर ये हुआ कि जनरल कल्लू को जनरल ज़िया ने मुकर्रर किया कि सऊदी अरब में एक पूरा डिवीजन फोर्स जानी है, तो उसके लिए ऑफिसर्स की सिलेक्शन जनरल कल्लू ने करनी थी। मैं उन दोनों में ISSB कोहार्ट में था, तो जनरल कल्लू ने मुझे फ़ोन करके बुलवाया GHQ में। तो आमने सामने हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं है कि आप किधर जा रहे हैं। कहने मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ और फोर्स कमांडर बन के। तो मैंने कहा सर मुझे तो बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। कहने लगा कमान, अफसोस क्यों है। मैंने कहा सर इधर आप कश्मीर में एक एक्टिव डिवीजन को कमांड कर रहे हैं जो दुश्मन को फेस कर रहा है, उधर आप बादशाहों की हिफाजत करेंगे जाके। तो कल्लू का ज़ाहिर मूड, मुझे लगा कि मूड ख़राब हो गया उनका। तो वो उठ के ना बाहर दफ्तर से बाहर निकल गए। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि ही वॉज़ ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। तो मैंने कहा मैंने इनका दिल दुखाया। थोड़ी देर बाद वो एक और मेजर जनरल को साथ ले आए, एक तसव्वुर हुसैन शाह थे मेजर जनरल, वो उनको लेके अंदर आए और तसव्वुर को बोला कि तसव्वुर देखो आज मैं तुम्हें एक ऐसे मेजर से मिला रहा हूँ जिसे 1.5-2 लाख तनख्वाह नहीं चाहिए, जो 6,000 तनख्वाह ले रहा है इस वक्त। अब तुम जानते हो कि तमाम जर्नैल मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं कि उनके बेटों को और उनके दामादों को मैं सेलेक्ट करूं और सऊदी अरब ले जाऊं, और इसको देखो कि ये मुझे भी मना कर रहा है कि मुझे सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए और बादशाहों की खिदमत नहीं करनी चाहिए। तो जनरल सबर ने भी बहरहाल मुझे पैट वैट किया, और नतीजा ये निकला इसका कि ज़ाहिर उन दिनों में एक मेजर को सऊदी अरब में 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही थी, अलाउंसेस मिला के 2 लाख के करीब बन जाता था। उसके बाद साल में 4-5 टिकट पाकिस्तान आने जाने के, और TADS और पता नहीं क्या क्या, अकामोडेशन फ्री, खाना फ्री, और यहाँ पे 6-7 हज़ार तनख्वाह थी। तो लेकिन मैं समझता था कि ये उन डॉलरों से बहुत बेहतर है। तो उसके बाद फिर मैं बहरहाल ISB वापस चला गया, और जनरल कल्लू का एक दिन मुझे फ़ोन आया। वो फोर्स की सिलेक्शन उन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद वो सऊदी अरब नहीं गए और वापस अपने 23 डिवीज़न कश्मीर में चले आए, और वहीं से बाद में वो फिर कोर कमांडर भी बन गए, और कोर कमांडर भी वो कश्मीर के ही रहे। और फिर मेरी उनसे कुछ मुलाकातें हुई, और जो बाद में हमने साजिश की खिचड़ी पकाई थी उसमें भी उनका नाम आता रहा। और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जनरल कल्लू DG ISI कैसे बने जबकि वो रिटायर्ड थे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।